हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। आज दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का टेस्ट नंबर 2 हम करेंगे। टेस्ट नंबर 1 हम कर चुके हैं, सेकंड टेस्ट आज हम करेंगे और कंटिन्यू लंबे समय तक ये टेस्ट का सिलसिला चलेगा। टेस्ट पेपर ही है, पॉलिटी के चल रहे हैं, ईवीएस के शुरू हो चुके हैं, हिंदी के हो चुके हैं, हिस्ट्री के शुरू हो चुके हैं, यानी लगभग सभी सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर आपके लिए शुरू किए जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं 26वें क्वेश्चन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं: सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट और कादम्बिनी गांगुली। तो क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, याद रखिए प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी गई है। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेंगे तो आपका आंसर आएगा श्रीमती एनी बेसेंट, यानी थर्ड आंसर होगा। लेकिन प्रथम महिला की जगह अगर प्रथम भारतीय लिखा होता तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता? सरोजिनी नायडू हो जाता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन के अंदर थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आएगा और उसको आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ प्रथम महिला है तो आपका आंसर यहाँ सी रहेगा, थर्ड रहेगा, श्रीमती एनी बेसेंट, जो आयरलैंड की रहने वाली थी। भारत के अंदर देश की आजादी के लिए वो जेलों में भी गई, आंदोलन भी लड़े। जब भारत के अंदर महिलाएं आजादी की लड़ाई के अंदर बाहर आने से संकुचित होती महसूस करती थी या पुरुष प्रधान समाज में उन्हें आने नहीं दिया जाता था, ऐसे समय में एक विदेशी महिला ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उसके बाद है सेकंड 27वां क्वेश्चन। एक चीज और बता दोस्तों में, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8447410108। इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। केवीएस के नोट्स हों, सीटेट के नोट्स हों, या फिर डीएसएसबी की बात हो, या फिर हरियाणा एचटेट हो, या फिर आपका एनवीएस हो, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, यूजीसी नेट हो, सबके नोट्स अवेलेबल आपके लिए होते हैं। और अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगभग 20 सब्जेक्ट की पीडीएफ है। हिंदी हो, इंग्लिश है, जितने भी सब्जेक्ट, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, उन पीडीएफ को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। 27वां क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मतलब यहाँ सीएजी कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो ये रिपोर्ट, ये पूरे भारत का एक प्रकार से ऑडिटर होता है। संपूर्ण भारत का, राज्यों का जितना भी ऑडिट होता है वो सीएजी के अंडर में होता है। और सीएजी अपनी रिपोर्ट जो है वो ना फाइनेंस मिनिस्टर को सौंपता, ना प्रधानमंत्री को, ना सुप्रीम कोर्ट में। तो वो अपनी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति जी को। जो कैग की जो रिपोर्ट दी जाती है वो राष्ट्रपति जी को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 28वां। सेबी क्या है? ये क्वेश्चन आपका हालांकि थोड़ा सा इकोनॉमिक टच मिलेगा, लेकिन आपको ये ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चनों को साथ साथ में करते रहना चाहिए। तो सेबी का क्या अर्थ है? सेबी क्या है? सेबी क्या है? क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, सलाहकार बॉडी है, या संवैधानिक बॉडी है? तो आपका आंसर यहाँ रेगुलेटरी बॉडी होगा। सेबी जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 29वां 29। लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोकमत को किस प्रकार प्रभावित करती है? लोकतांत्रिक देश में जो विधायिका है वो लोकमत को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके, अधिकार प्रदान करके, नागरिकों के कर्तव्यों को परिभाषित करके, या अविवादास्पद कानून बनाकर? तो आपका आंसर यहाँ आएगा फर्स्ट। लोकतांत्रिक देश के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो विधायिका है वो लोक मत को किस प्रकार प्रभावित करेगी? लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके। यानी विधायिका का डेमोक्रेसी में जो मेन काम है वो होना चाहिए, जो पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित उसको करना चाहिए। 30वां क्वेश्चन है यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वे किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? तो एक चीज आप याद रखिएगा, कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके लिए डायरेक्ट नियम होते हैं। राष्ट्रपति अपना रिजाइन अगर देगा तो वो किसको देगा?
उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति अगर अपना रिजाइन देगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ये दोनों चीज याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो राष्ट्रपति है वो अपना रिजाइन किसको देगा? उपराष्ट्रपति, मैंने प्रेसिडेंट किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट किसको देगा? प्रेसिडेंट को। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार रूप में होने से संबंधित है? तो फिर आपके सामने जो क्वेश्चंस के ऑप्शन दिए गए हैं वो आप देख लीजिए एक बार। सबसे पहले शुरुआत में ऑप्शन नंबर 1 से करता हूं। 84वां संविधान संशोधन, उसके बाद 85वां, उसके बाद 86वां, उसके बाद 87वां। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार, जो प्राइमरी एजुकेशन का जो फंडामेंटल राइट है उसकी बात यहाँ हो रही है। तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 86वां संविधान संशोधन, जिसमें आरटीई को बनाया गया और डीटीई को बनाया गया। राइट टू एजुकेशन, ड्यूटी टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के तहत चला गया और ड्यूटी टू एजुकेशन 51A के तहत ड्यूटी में चला गया। ये जो विभाजन हुआ, पहले जो शिक्षा का जो मामला था वो डीपीएसपी में होता था, उसके बाद इसको निकाल करके राइट टू एजुकेशन और इधर ले आया गया। तो ये आपका इसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड निःशुल्क, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात यहाँ पर हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसके बीच सहयोग आवश्यक है? संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है? तो आपके पास ऑप्शन है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के, यस राइट, यही आंसर आ जाएगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच होना चाहिए सहयोग। 33वां क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो आपके सामने अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता दोनों शब्दों को जोड़ा गया था। ये चीज आपको यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि इसको आप हटा सकते हैं। तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता इन दोनों शब्दों की बात होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए था, या तो यहाँ पर नन ऑफ द अबो हो जाता या फिर ऑल ऑफ द अबो हो जाता। तो यहाँ पर अगर हम नन ऑफ द अबो करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आंसर जो आ जाएगा वो थर्ड आ जाएगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, सेकुलर वर्ड जो बोलते हैं। 34वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? सिविल सेवाओं की 3 श्रेणियों की बात अगर की जाए तो फिर आपके सामने ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में क्या रहेगा? सिविल सेवाओं की 3 श्रेणी, प्रशासनिक, पुलिस और विदेश सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्र और राज्य सेवाएं, प्रशासनिक, रेलवे और पुलिस सेवाएं, प्रशासनिक, पुलिस और राजस्व सेवाएं। अब इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पर पूछा गया है सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियां। यहाँ पर सिविल सेवाओं की श्रेणियां पूछी गई हैं। नॉर्मली तो हम अगर वैसे देखें कि AIS की अगर बात करें तो वो चीज अलग हो जाएगी, बट यहाँ पर प्रशासनिक, पुलिस और विदेश, अखिल भारतीय, केंद्र और राज्य, प्रशासनिक, रेलवे और पुलिस, और प्रशासनिक, पुलिस और राजस्व। क्यों इसमें आपको ऑप्शन आपका रहेगा 1 की तरफ जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? क्या आता है दोनों की अधिकारिता के अधीन? राज्यों के परस्पर संबंध, संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, मूल अधिकारों का संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद। तो यहाँ आपका आंसर आएगा मूल अधिकारों का संरक्षण, क्योंकि जो रिट लगती है, जो रिट दायर होती है फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, तो वो रिट हाई कोर्ट में भी दायर हो सकती है और वो रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हो सकती है। तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता के अंदर आता है वो फंडामेंटल राइट्स आते हैं, मौलिक अधिकार आपके आते हैं। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? किसके सदस्य जो हैं वो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? या फिर ये कहा गया है कि जैसे नीति कमीशन है, वित्त फाइनेंस कमीशन है,
राष्ट्रीय विकास परिषद और चुनाव आयोग है। इनमें से ये पूछने की कोशिश की जा रही है कि कौन सा ऐसा इनमें से बोर्ड है या बॉडी है जिसके अंदर राज्यों के मुख्यमंत्री मेंबर के रूप में होते हैं। तो नीति कमीशन नहीं हो सकता है, फाइनेंस कमीशन नहीं हो सकता है, इलेक्शन कमीशन नहीं हो सकता। आपका आंसर आएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, या इसको हम नेशनल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल भी कह सकते हैं। 1952 में स्थापना हुई थी। इसका अगर हेड की बात करें या अगर हम चेयरमैन की बात करें तो इसका चेयरमैन भारत का प्रधानमंत्री होता है और उसके जो मेंबर्स होते हैं, जो सदस्य होते मेंबर होते हैं, वो होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। उसके बाद क्वेश्चन है 37वां, नियंत्रक एवं मनाहले का परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निवृत्त में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? कौन सी समिति से जुड़ा हुआ है वो यहाँ पर बात हो रही है। तो फिर आपका जो आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा लोक लेखा समिति। जो सीएजी कैग होता है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को नॉर्मली देता, आप लोगों ने पढ़ा, और उसकी रिपोर्ट पर जो चर्चा होती है वो लोक लेखा समिति में होती है, जिसको आप लोग इंग्लिश में पीएसी कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये चीज आपको यहां पर देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38वां 38, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो ये इसमें डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इसमें ज्यादा मुझे लगता नहीं आप लोगों को सोचने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो आपका आंसर रहेगा विजया लक्ष्मी पंडित। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। अगर ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी आ जाएगा, और अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी देश में बनने वाली पहली भारतीय महिला राजदूत, एम्बेसडर, तो भी आपका आंसर विजया लक्ष्मी पंडित आएगा। रूस में बनी थी, यूएसएसआर उस समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39वां, संवैधानिक राजसी का अर्थ बताना है आपको। जनता द्वारा चुना, राजा का चुना जाना, राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, राजा द्वारा संविधान की रचना करना, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 यानी 40वां क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, किससे अपनाई गई? सिंगल सिटीजनशिप जो इंडिया के अंदर है वो हम किसके नक्शे कदम पर हमने भारतीय संविधान में ली है? तो आपका आंसर इंग्लैंड रहेगा। अगर डबल अगर होती तो फिर आपका आंसर क्या आ जाता? यूएसए आ जाता। तो यहां आपका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां, वह प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? किनको निर्वाचित किया गया था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता? भारतीय कौन से थे वो? तो आपका आंसर यहाँ रहेगा एम.एन. रॉय को चुना गया था। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो आपका आंसर होगा 6ठी अनुसूची के अंतर्गत। 43वां क्वेश्चन है 43, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं आपको, जो इंडियन पॉलिटिक्स में या भारतीय राजनीति में जो एज के क्राइटेरिया होते हैं वो ध्यान आपको देखना है, किस तरीके से आपको याद रखना है, ऐसे रखना है ये, ठीक है। 18 साल वोट के लिए होती है, 21 साल पंचायतों के लिए होती है, 25 साल एमएलए और एमपी लोकसभा, 30 साल एमएलसी और एमपी राज्यसभा, 35 साल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यपाल यानी गवर्नर, उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये एलजी, ये ध्यान रखना है आपने। 18, 21, 25, 30, 35 ये भारतीय राजनीति के अंदर मिनिमम एज होती हैं इन पोस्टों के लिए। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम पोस्ट भारतीय राजनीति में किसी की होती ही नहीं है।
44वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की किसको कहा है? तो आपका आंसर है सी यानी थर्ड, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर आता है, जिसको आप लोग फंडामेंटल राइट ऑफ रेमेडीज बोलते हैं। तो रेमेडीज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो आपका इसमें आता है संवैधानिक उपचारों का। 45वां क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस घोषणा को संसद द्वारा कितने समय के भीतर समर्थन देना जरूरी है? तो आपका आंसर रहेगा 1 माह, 1 मंथ के अंदर अंदर। 40वां क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? 6 साल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का भी और एमएलसी का भी, यानी विधान परिषद, याद रखिएगा, विधान परिषद और राज्यसभा का 6 साल, और अगर बात करेंगे विधानसभा की और राज्यसभा की जगह लोकसभा की, तो उनका कार्यकाल आ जाएगा 5 साल। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक राजनीतिक अधिकार निम्नलिखित में से नहीं है? मत देने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार नहीं है। 48वां क्वेश्चन, राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो आपका आंसर आ जाएगा ए, यस राइट। क्योंकि राज्यपाल की अगर हम बात करेंगे ना नियुक्ति की, अगर राज्यपाल की नियुक्ति की बात होगी तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन अगर बात करें शपथ की तो फिर आपका आंसर आएगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। जिस राज्य का राज्यपाल बनना है उस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष है? राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति, भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार के रूप में अभी नहीं दिया गया है? समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का है, शोषण के प्रति है। तो कौन सा नहीं है? आपका आंसर यहाँ पर संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अभी मौलिक अधिकार नहीं है। पहले ये 31 आर्टिकल में होता था, अब इसको समाप्त किया जा चुका है।